हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12वीं भूगोल के अध्याय 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। और इस चैप्टर को हम आज सबसे पहले इस चैप्टर के महत्वपूर्ण जो डिफिनीसन है, यानी ऐसे शब्द जो इस चैप्टर से लगातार पूछे जाते हैं या ऐसे प्रश्न जो 2 नंबर में आपके हूबहू आते हैं उन्हें, और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस प्यारे से सब्जेक्ट भूगोल की, जिसके अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अध्याय 9। तो मैं प्रशांत श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स में। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अध्याय 9 जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में। और हम लोग यहाँ देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो इतिहास रहा है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है किस प्रकार से हमारे लिए शुरुआत हुआ एक आदि मानव काल से। जैसे शुरू शुरू में हम वस्तु विनिमय से लेकर के और आज के प्रारंभिक जो व्यापार हैं अंतर्राष्ट्रीय, उसके आधार की बात या उसके आधार की तुलना करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे अस्तित्व में आया, कैसे लोगों का यहाँ तक पहुँच हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो सभी लोग तैयार हैं अपने इस प्यारे से सेशन के लिए? चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स को आप लोग लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। जितने लोग भी अभी चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाले क्लास की सभी नोटिफिकेशन और क्लास की सभी लिंक आप तक शेयर होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है आपका अपना स्टडी भारत आर्ट्स यूट्यूब चैनल, आप यहाँ देख सकते हैं। और ये है उस स्टडी भारत आर्ट्स का क्यूआर कोड, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ बिल्कुल फ्री। सारे पीडीएफ नोट्स आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके स्टडी में आपको हेल्प करेगा। क्योंकि ये है हमारे टेलीग्राम स्टडी भारत आर्ट्स का लिंक, जहाँ से आप कोई भी क्लास, जितने भी अभी तक क्लास हुए हैं उनमें से किसी भी क्लास के लिंक को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे महत्वपूर्ण परिचय, यानी कि परिभाषा के रूप में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स में। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं भूगोल, जो भाग 1 के रूप में है। भाग 1 क्यों कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं मानव भूगोल, ठीक है। तो मानव भूगोल आपकी पार्ट 1 के रूप में आती है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं आज जो हमारा 9वां अध्याय है, यानी पार्ट 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। उसके हम लोग आज नोट्स को देखेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम चीज़ें आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, जिसे आप एनसीईआरटी में अंडरलाइन भी कर सकते हैं नोट्स के रूप में। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखें व्यापार, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस चैप्टर का नाम ही है। तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब हो गया जो एक देश अन्य देश से संबंध रखते हैं, वो हो गया अंतर्राष्ट्रीय। यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हैं, ये मैप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक देश दूसरे देशों से किस प्रकार कनेक्टेड है। आप देख रहे हैं कि शिप के, पानी के रास्ते, शिप के रास्ते व्यापार हो रहा है, जो स्थल मार्ग है उनसे व्यापार हो रहा है, वायु मार्ग से व्यापार हो रहा है। तो ये हमें आपस में देश के, एक देश से दूसरे देश को जोड़ने का भी कार्य करते हैं। तो अब हम व्यापार देख लें। वस्तुओं तथा सेवाओं के, यहाँ ध्यान दीजिएगा, व्यापार की डिफिनीशन जो है, वस्तुएं और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान को व्यापार कहा जाता है। यानी हम अगर अपनी इच्छा से किसी को अपनी चीज़ें दे रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, तो यही क्या हो जाएगा, हमारे लिए व्यापार के रूप में यहाँ पे मिलेगा। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, जिसके बारे में हमें इस अध्याय में पढ़ना है। वह क्या है, जब वस्तुओं अथवा सेवाओं का आदान प्रदान दो देशों, याद रखिएगा किसकी बात कर रहा है, दो देशों, ये दो देश ही यहाँ पे मुख्य रूप से आपके जो इस डिफिनीशन है उसको पूर्ति करते हैं। दो देशों के मध्य होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, ठीक है। फिर अगला आता है वस्तु विनिमय। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरुआत जो अगर आप देखेंगे व्यापार की, तो वस्तु विनिमय के माध्यम से ही होती है। तो दो पक्षों के मध्य परस्पर लाभ के लिए सौदे में
टोकन, ऋण अथवा मुद्रा के प्रयोग के बिना अधिक के उत्पादन का प्रत्यक्ष विनिमय, यानी कोई भी ऐसी विशेष हमारे पास वस्तु नहीं होगी जिसको लेकर के हम आदान प्रदान कर रहे हैं। कोई भी चीज़ मेरे पास हो, मैंने उसको किसी को दिया, किसी और से उसके बदले में कोई भी वस्तु लिया, तो ये जो विनिमय हमारा होगा, ये जो आदान प्रदान होगा, वही वस्तु विनिमय कहलाता है। क्लियर है? अगला देखिए जी, रेशम मार्ग, सिल्क रूट। रेशम मार्ग नाम तो सभी लोग सुने होंगे। तो ये रेशम मार्ग होता क्या है? जो चीन, आप देखेंगे कि रेशम मार्ग के लिए चीन सबसे फेमस है ना। तो प्राचीन काल में रोम से चीन तक लगभग 6000 किमी लंबाई के व्यापारिक मार्ग को रेशम मार्ग कहा जाता था। इस मार्ग से भारत, ईरान, मध्य एशिया के साथ साथ चीन व इटली के मध्य रेशम, ऊन व अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था। याद रखिएगा, मुख्य रूप से चीन ही है, चीन से रोम, लेकिन इस बीच में पड़ने वाले अन्य जो बीच के भी लोग हैं वो भी तो लाभान्वित होते थे। तो ये हमारा है जो रेशम मार्ग। ठीक है, चलिए, सबको समझ में आ रहा है? अगला देखिए, अब जैसे अगर हम अपने देश की बात करें या विभिन्न देशों की व्यापारिक समूहों की बात करें, तो इन व्यापारिक समूहों में आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के संस्थाओं का निर्माण किया गया, जिनके कारण जो विश्व व्यापार हो वो सुगमता से हो सके, आसानी से, मतलब सरल ढंग से हो सके। कोई भी अगर होता है ना कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी चीज़ें हो रही है तो उनको लेकर के चला जा सके। देखिए जी, जो है हमारा गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, व्यापार एवं शुल्क हेतु सामान्य समझौता। किसी भी देश से होकर के जो शिप जा रही है, कहीं भी व्यापार करना है, तो उसके लिए क्या निर्धारित किया गया है, किस प्रकार से हमें उसके बदले में शुल्क जो देना है वो होगा, ये सारी चीज़ें गेट देखती है। इसी में अगला संगठन आप देखेंगे, WTO, विश्व व्यापार संगठन, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो व्यापार, विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के नियम निर्धारण का कार्य करता है। इसका काम है कि पूरे दुनिया में जो ट्रेड हो रहे हैं, जो इसके सदस्य देश हैं, उनके देशों के बीच कौन से वस्तुओं का हम आयात कर सकते हैं, कौन से वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं, कितनी मात्रा में कर सकते हैं, किस रूप में कर सकते हैं, या जो नियम कानून बनाने होते हैं व्यापार के लिए, तो उनके अंतर्गत विश्व व्यापार ही आता है। ठीक है, अभी आगे हम लोग डिटेल में, इस चैप्टर में डिटेल में हम लोग इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो मुख्य रूप से परिभाषा है कि बस थोड़ा थोड़ा सा जान लीजिए कि ये चीज़ें होती क्या है। अगला देखिए, परिमाण। दो चीज़ें होती हैं, परिणाम और परिमाण। तो हम यहाँ परिमाण की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। व्यापार की गई वस्तुओं की वास्तविक तौल परिमाण कहलाती है। व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं में कुल मूल्य को व्यापार परिमाण, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? समझ में आ रही है इतनी चीज़ें? तो इसे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कहते हैं। अगला है आयात, इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब कि देखिए, एक देश में किसी अन्य देश से लाई गई वस्तु, एक होती है इंपोर्ट, एक होती है एक्सपोर्ट। यानी एक्सपोर्ट मतलब हम अपने यहाँ से दूसरे देश को कोई चीज़ दे रहे हैं, और इंपोर्ट मतलब कहीं बाहर से मंगा रहे हैं। कहते हैं ना बहुत इम्पोर्टेड चीज़ है, यानी कि बाहर, यानी कि विदेश से मंगाई गई चीज़ को हम लोग कहते हैं इम्पोर्टेड। तो यहाँ आप समझिएगा कि किसी देश से अन्य देश में लाई गई वस्तु ही क्या होती है, इम्पोर्टेड होती है। अगला है व्यापार संतुलन। देखिए जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके कई बार ये एग्जाम में भी पूछे गए हैं, और 2 नंबर में ये ज़्यादातर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट में। तो इस प्रश्न को बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अक्सर आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, व्यापार संतुलन आपको बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। यहाँ तक कि आपके MCQ में भी पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है, लॉन्ग में नहीं पूछा जाता। लॉन्ग में इसमें और चीज़ें ऐड करके पूछी जाती हैं। ठीक है, देखिए, किसी देश में आयातित एवं निर्यातित वस्तुओं का समस्तर ही व्यापार संतुलन कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है, आयात की तुलना में निर्यात का अधिभाग के अनुकूल व्यापार संतुलन,
और उसका विलोम प्रतिकूल व्यापार संतुलन। ठीक है, तो जो हमारा आयात या निर्यात होता है इसी पे डिपेंड करेगा हमारा क्या, व्यापार संतुलन। और इस व्यापार संतुलन को लेकर के हम जब चलते हैं तो ये दो प्रकार का होता है, एक हमारा जो होगा अनुकूल और एक होगा प्रतिकूल। ये सारी चीजें अभी आगे हम चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा नहीं है, बस ये यहाँ पे आप तुरंत जान लो इसके लिए, क्योंकि ये चैप्टर में बार बार ये शब्द आपको मिलेंगे। अगला देखिए, अभी आप लोगों ने आयात देखा था, देखिए यहाँ पे निर्यात है, एक देश से दूसरे देश को प्रेषित, इंपोर्ट मतलब आ रही थी, यहाँ से प्रेषित यानी भेज रहे हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट मतलब भेजना, तो वहाँ पे आप मंगा रहे थे, यहाँ पे आप भेज रहे हैं। हाँ जी, देखिए द्विपार्श्विक व्यापार, यानी कि अब जो है जो आप ट्रेड कर रहे हैं वो द्विपार्श्विक। ठीक है, जब दो देशों के द्वारा, याद रखिएगा, दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ व्यापार किया जाता है तो ये इसे द्विपार्श्विक व्यापार कहा जाता है। ठीक है, बहुपार्श्विक यानी एक देश बहुत देशों के साथ अगर करें, द्विपार्श्विक सीधे समझिएगा कि द्विपक्षीय व्यापार इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं जी, मैं बोल दे रहा हूँ फिर से, इन दोनों को बार बार पूछा जाता है, आप जाके देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दोनों आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे। बहुपक्षीय व्यापार क्या होते हैं, अब देखिए, जब अनेक देशों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार किया जाता है तो उसे बहुपार्श्विक, और किसी निश्चित देश से करता है तो द्विपार्श्विक, क्योंकि उसमें बस दो देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन बहुपक्षीय में क्या हो रहा है कि कोई एक देश है वो दूसरे देश के साथ मिलकर के कर रहा है, दोनों मिलकर के कर रहे हैं, ये बहुपार्श्विक। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, बोलिए। चलिए जी आगे बढ़ा जाए। देखिए अगला जो टॉपिक है मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड जिसे कहते हैं, फ्री ट्रेड या लिबरलाइजेशन, जैसे उदारवादी कहते हैं ना, तो वो। अब देखिए मुक्त व्यापार क्या है, व्यापार हेतु अर्थव्यवस्था को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार या व्यापार उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, व्यापार के लिए क्लियर है आप लोग को। अगला देखिए डंप करना, लागत की दृष्टि से नहीं वरन विभिन्न कारणों से भिन्न कीमत की किसी वस्तु को अन्य देश में विक्रय करना डंप कहलाता है। यानी कि आपके पास जो लागत लगी है उसे आप नहीं देख रहे हैं, अन्य अन्य कीमतों पे, मान लीजिए कि कहीं उसी चीज को 50 रुपए में बेच रहे हैं, कहीं उसी चीज को ले जा करके 100 रुपए में बेच रहे हैं, कहीं उसी चीज को ले जा करके 75 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, आपका डंप कहलाएगा। क्लियर है, चलिए जी आगे बढ़े। व्यापार समूह, ट्रेड ग्रुप, व्यापार समूह ऐसे देशों का संघ होता है जिनके भीतर व्यापारिक अनुबंधों की सामान्यीकृत प्रणाली कार्य करती है, और इसी व्यापार समूह में आपके शामिल होते हैं जो भी आपने देखा WTO, तो वो व्यापारिक समूहों का देशों का एक क्या है, संघ। परिमाण, देखिए थोड़ा सा नीचे हो गया है ये, तो ध्यान दीजिएगा। परिमाण वालूम, अभी आपने देखा व्यापार की गई वस्तुओं की वास्तविक तौल परिमाण कहलाती है, व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार के परिमाण वैल्यूम ऑफ ट्रेड के रूप में जाना जाता है। अभी मैंने पीछे भी इसको परिमाण को इलाबरेट किया था। अगला देखिए, ये फिर से आ गया जी, व्यापार संतुलन, निर्यात, चलिए कोई नहीं, ये सारी चीज़ें मैंने वैसे आप लोग को फिर से बता दी हैं, एक बार फिर से हम इन्हें देख लेते हैं। देखिए आयात, इंपोर्ट मतलब किसी देश से लाया जाना, वस्तुओं को किसी देश से लाया जाना ही क्या कहलाता है, किसी देश से वस्तुओं को लाया जाना इंपोर्ट कहलाता है। एक्सपोर्ट मतलब अपने यहाँ से जब हम चीज़ों को भेजते हैं किसी अन्य के यहाँ तो एक्सपोर्ट कहलाता है। व्यापार संतुलन, देखिए जो आयात और निर्यात है इसी के संतुलन को हम लोग क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन कहते हैं। कहीं ये ज्यादा होता है, कहीं ये क्या होता है, कम होता है। ठीक, द्विपार्श्विक, दो देशों के मध्य व्यापार को हम लोग द्विपार्श्विक कहते हैं। मल्टी, जब एक देश बहुत सारे देशों के मध्य, यानी कि बहुत सारे देश आपस में मिलजुल कर अगर व्यापार कर रहे हैं तो मल्टी
वो लेटरल ट्रेड होगा। मुक्त व्यापार, आप फ्री हैं, आप फ्री हैं अर्थव्यवस्था खोलने के लिए किसी भी देश पे ले जा करके अपने हम कह लें कि जो भी वस्तुएं हैं उनको बेच रहे हैं उधार, ये क्या हो गया? फ्री ट्रेड। डंप करना क्या? जो लागत है उस लागत को ध्यान में न रख करके हम एक ही वस्तु को अन्य अन्य देशों में अन्य अन्य मूल्य पे अगर कीमत पे बेच रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? डंप करना। क्लियर है? तो ये चीज़ें मैंने पीछे आप लोगों को बताई थी, फिर दोबारा हो गया। व्यापारिक समूह, ट्रेड ग्रुप। देखिए, व्यापारिक समूह ऐसे देशों का संघ होता है जिनके भीतर व्यापारिक अनुबंधन की सामान्यीकृत प्रणाली होती है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। अब देखते हैं पोर्ट्स। पोर्ट्स क्या होते हैं? जहाज़ों पर यात्रियों को चढ़ाना व उतारने, माल लादने व उतारने के साथ साथ नौवहन, भार के भंडार की कुछ सुविधाओं से युक्त पोताश्रय का एक वाणिज्यिक भाग पत्तन ही बंदरगाह कहलाता है, जहाँ से बड़ी बड़ी कार्गो शिप एक देश के सामान को लेकर के दूसरे देश जा रही हैं, जहाँ उन शिपों पे ये सामान आसानी से लादे जाते हैं या हटाए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। ठीक है जी, पोताश्रय कहते हैं। हार्बर, अब देखिए पोताश्रय गहरे जल का एक वितरण भाग जहां जहाज गहर सागरों में उत्पन्न प्राकृतिक लक्षणों अथवा कृत्रिम कार्यों से उत्पन्न विशाल तरंगों से सुरक्षित प्राप्ति हेतु लंगर डाले रहते हैं, पोताश्रय कहलाते हैं। जो बड़ी बड़ी जहाजें हैं उनको कहीं भी नहीं रखा जा सकता, तो उनके लिए कुछ जगह फिक्स होती हैं, या तो वो नेचुरल होती हैं या तो उसे बनाया जाता है जहाँ वो अच्छे से रह सकें, मतलब जो समुद्री लहरें हैं उनसे उनको कोई हानि ना पहुंचे, ऐसे जगह को हम लोग पोताश्रय कहते हैं। गोदी क्या होती है? गोदी या बाड़ा जहाज बनाने या मरम्मत करने अथवा सामान रखने का स्थान जो होता है वह गोदी कहलाता है। तो इतनी परिभाषा मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी, और परिभाषा क्लियर हो गई है तो एक आप लोग के लिए बहुत ही मोटिवेशनल क्वेट है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो। किस पे विश्वास करना है? मेहनत पे आप लोगों को विश्वास करना है। ठीक है, क्योंकि मेहनत आपको धोखा नहीं दे सकती कभी भी, बाकी सारी चीज़ें धोखा दे सकती हैं जीवन में, आपके द्वारा किया गया आपका मेहनत कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। तो मेहनत पे विश्वास करो। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। ऐसा नहीं कि किस्मत में लिखा होगा तो बन जाएगा बन जाएगा, नहीं। पहले आप अपने जो मेहनत है उस पर विश्वास कीजिए। किस्मत की तो बात अलग होती है, वह जुए में आजमाई जाती है। ठीक है, और इसके साथ ही आप लोग हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़िए, क्योंकि निराश होकर के जीवन जीना, इससे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता। तो जीवन जीना उसे ही हम अच्छे से कह सकते हैं जहां आप खुश होकर के अच्छे से आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वह एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग शुरू हो रहा है, और इस चैप्टर में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देख रहे हैं, यानी कि बहुत सारे देशों के बीच में जो व्यापारिक संबंध होते हैं उसे ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में देखेंगे। इससे बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, जैसे एक देश से दूसरे देश के बीच जो रिश्ते होते हैं वो अच्छे होते हैं। लोगों को जो वस्तुएं अपने देश में उपलब्ध नहीं होती है वो भी मिल जाती हैं, और इसके लिए ज़रूरी है दो पक्षों का होना। तो यहाँ आप देख सकते हैं फिगर में कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, अपनी अपनी चीज़ों को चर्चाएं कर रहे हैं। तो ये अन्य देशों के लोग हैं, जो पूरे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे विश्व की बात है, और पूरे विश्व के लोग यहाँ बैठ करके अपनी अपनी चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं नोट्स को चैप्टर वाइज, यानी अध्याय 9 के नोट्स को, जो कि आपके बेस हैं एनसीईआरटी पे। ठीक है, मुख्य रूप से ये किस पे बेस है? एनसीईआरटी। तो जिनको भी इस नोट्स को मैच कराना हो एनसीईआरटी से मैच करा सकते हैं, और एनसीईआरटी में टिक लगा कर नोट्स बना सकते हैं। देखिए जी, व्यापार का तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान से होता है। आपने व्यापार के जो अभी परिभाषा पढ़े थे उसमें ये इसका साफ साफ दिया गया था। व्यापार करने के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक है। कोई न कोई दो लोग होंगे तभी तो हम किसके साथ व्यापार कर रहे हैं, तो कोई होना चाहिए। एक व्यक्ति बेचता है और दूसरा क्या करता है? खरीदता है। यानी दो पक्ष क्या होंगे? एक लेने वाला एक देने वाला।
नहीं तो अगर ये दोनों नहीं है तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि हम व्यापार कर रहे हैं, व्यापार की श्रेणी से वो अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए। कुछ स्थानों पे लोग वस्तुओं का विनिमय करते हैं। व्यापार दोनों ही पक्षों के लिए समान रूप से लाभदायक होता है। जरूरी नहीं है कि हर जगह हम पैसे रुपए के रूप में ही आदान प्रदान करें, व्यापार करें। कई जगह ऐसे व्यापार होते हैं जहाँ पे हमें कोई पैसे रुपए की लेन देन नहीं करते, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, दो पक्षों का होना जरूरी है। व्यापार दो स्तरों पर किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक देश अन्य देश से जब व्यापार करता है तब। राष्ट्रीय मतलब अपने सीमा के अंदर, अपने सीमा यानी देश की सीमा के अंदर अपने ही क्षेत्र में अगर हम क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं अपने राज्यों में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक जिला से दूसरे जिला में, है ना, ऐसे। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान करता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है। राष्ट्र को व्यापार करने की आवश्यकता उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए होती है जिन्हें या तो वे देश स्वयं उत्पादित नहीं कर सकता, या तो वे अन्य स्थान से कम दामों में खरीद सकते हैं। मतलब हम लोग क्यों बाहर की चीजों को लेते हैं, व्यापार करते हैं, इसीलिए। आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप विनिमय व्यवस्था था। विनिमय यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान लेकर के करना ही शुरुआती मानवों का क्या था, शुरुआती मानवों का जो हमारा अगर देखें कि लक्ष्य था, शुरुआत के जो मनुष्य थे उनका यही लक्ष्य था कि वो वस्तुओं को एक दूसरे से एक्सचेंज कर लें, यानी कि आदान प्रदान करके चले। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, जिसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान हो, यानी आमने सामने आदान प्रदान हो, अर्थात वस्तु के बदले रुपए के स्थान पर वस्तु दी जाती थी, उसे वस्तु विनिमय कहते थे। उस समय कोई पैसा रुपया नहीं होता था, एक ने हमें वस्तु दिया कोई, तो हम उसके बदले उसे कोई वस्तु दिए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली जो प्राचीन काल में चलती थी, उसमें कोई भी ऐसी यूनिट या मात्रक इकाई के रूप में नहीं था जिसके बदले हम लोग वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। अगला देखिए, रुपए अथवा मुद्रा के आगमन के साथ ही विनिमय व्यवस्था की कठिनाइयों को दूर कर लिया गया। उसमें बहुत सारी समस्याएं आती थी। मान लीजिए किसी के पास महंगे चीजें हैं और मेरे पास सस्ती चीजें हैं, तो सस्ती चीजें वालों को फायदा हुआ करता था कि बहुमूल्य चीजें वो अपनी छोटी सी चीजें देकर के पा जाते थे। लेकिन जैसे ही मुद्रा आया, मुद्रा प्रचलन में आया, फिर इन पे अंकुश लगा। अब मुद्रा सबके लिए बराबर हो गया और उसके बदले वस्तुओं की जो मात्रा थी वो फिक्स की गई कि इतने मुद्रा के बदले इतनी वस्तु आपको मिलेगी। पुराने समय में कागजी व धात्विक मुद्रा के आगमन से पहले उच्च नौजमान मूल्य वाली दुर्लभ वस्तुओं को मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किया जाता था, जैसे चकमक पत्थर, ऑब्सीडियन आग्नेय काग, काउरी सेल, चीते के पंजे, हवेली के दांत, वेल के दांत होते हैं, ये हवेल होगा, ठीक है, वेल के दांत, कुत्ते के दांत, खालें, बाल, मवेशी, चावल, पेपरकॉर्न, नमक, छोटे यंत्र, तांबा, चांदी और स्वर्ण। जब रुपए पैसे की मापक के रूप में इकाई शुरू की गई, तो आप देख सकते हैं कि ये सभी उनमें से क्या थे, मापक इकाइयों के रूप में जाने जाते थे। यानी कि जब सिक्का पैसा रुपया नहीं बना था, उसके पहले इन चीजों को ही पैसे रुपए के रूप में माना जाता था। जो जितने ज्यादा मूल्यवान वस्तुएं थी उनकी कीमत उतना ही ज्यादा हुआ करती थी। पूरे देश दुनिया की बात हो रही है। अब देखिए, यहाँ एक शब्द आता है सैलरी। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें यह शब्द आपको मिलेगा, और याद रखिएगा, सभी से मैं कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है। आप जा करके देख लीजिए, सैलरी शॉर्ट नोट्स में आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए, सैलरी, सैलरी शब्द लैटिन भाषा के सैलेरियम, किससे, सैलेरियम से बना है, जिसका अर्थ है नमक भुगतान।
उस समय समुद्र के जल से नमक बनाना ज्ञात नहीं था और इसे केवल खनिज नमक से बनाया जा सकता था। यानी उस समय जो नमक बनती थी समुद्र के पानी से नहीं बनाते थे, जो चट्टानों से नमक हम प्राप्त करते हैं उसके रूप में बनाया जाता था, जो उस समय प्रायः दुर्लभ और खर्चीला था। यही वजह है कि भुगतान का यह एक माध्यम था, क्योंकि उस समय ये भी कठिनाइयों से प्राप्त होता था नमक भी, तो इसीलिए इसको हमने क्या कर लिया, मापक इकाई के रूप में प्रयोग कर लिया। ठीक है, याद रखिएगा सैलरी कहाँ से आया, लैटिन शब्द के सेलेरियम से। ठीक है, जिसका अर्थ अगर देखा जाए तो नमक के द्वारा भुगतान करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात जब की जाएगी तो उसमें दास लोग जो होते हैं, ओहो देखिए हर जगह नीचे थोड़ी कुछ शब्द चले गए हैं, कोई बात नहीं, हम लोग इसे देख लेंगे। चलिए देखिए, तो दासों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। दास यहाँ आप फिगर में देख रहे होंगे, ये वे मजदूर हैं जिनको खरीद करके लाया जाता था और खरीदने के बाद इन पे संपूर्ण अधिकार मालिक का होता था, वह इन्हें जिस रूप में मन करे उस रूप में प्रयुक्त करे। देखिए अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है हमारे पास, उसके इतिहास को हम यहाँ पे देखेंगे। प्राचीन समय में लंबी दूरियों तक वस्तुओं का परिवहन जोखिमपूर्ण होता था, इसलिए व्यापार स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था। यानी शुरू में बहुत ज्यादा दूर लोग नहीं जाते थे, एक तो खराब होने वाली वस्तुएं हैं कि नहीं है कि कैसी चीजें हैं, है ना। रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का एक आरंभिक उदाहरण है, जो 6000 किमी लंबे रोम और चीन को जोड़ता था। शुरुआत में बहुत ज्यादा दूर लोग व्यापार नहीं करते थे, लेकिन शुरुआत हुई रेशम मार्ग के रूप में, जो रोम से चीन तक फैला था लगभग 6000 किलोमीटर। अब इसके खुल जाने के कारण इन बीच के क्षेत्रों में काफी ज्यादा आपस में एक दूसरे के प्रति हम कह सकते हैं कि व्यापारिक संबंध बने। व्यापारी भारत, ध्यान दीजिएगा ये जो 6000 किलोमीटर लंबी जो व्यापारिक मार्ग है रेशम मार्ग, इसमें कौन कौन है, भारत, ईरान, मध्य एशिया, मध्यवर्ती स्थानों से चीन, रोम, इन सभी के रास्ते महंगी धातुओं, महंगी वस्तुओं और परिवहन करते थे। रोमन साम्राज्य के विखंडन के पश्चात 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय वाणिज्य में वृद्धि हुई। जैसे ही रोमन साम्राज्य के मतलब टुकड़े होते हैं तो फिर ये आपके यूरोपीय जो व्यापार होता है वह बहुत तेजी से पूरे संपूर्ण विश्व में फैलता है। क्यों? क्योंकि यूरोपीय कंपनियां औपनिवेशिक रूप से संपूर्ण देश को आधिपत्य के रूप में लेती हैं। देखिए समुद्रगामी युद्धपोतों के विकास के साथ ही यूरोप तथा एशिया के बीच व्यापारिक संबंध बढ़ा। अमेरिका की खोज हुई। 15वीं शताब्दी से ही यूरोपियन उपनिवेशवाद यानी कि 15वीं शताब्दी आते आते जो यूरोपियन कंट्री था, यह लोगों को अपना गुलाम बनाना शुरू हुआ और विदेशी वस्तुओं के साथ व्यापार के साथ ही एक नए स्वरूप का उदय हुआ, दास जिसे हम लोग एक मिनट, जिसे हम लोग दास, अब इसे देखिए थोड़ा सा नीचे ये ढक गया है, जिसके कारण आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ नीचे ढका हुआ है। तो जो दास होते थे, दास यानी कि बंधुआ मजदूर, ठीक है, अगर आप लोग देखेंगे तो दासों को क्या कहा जाता था, बंधुआ मजदूर। तो ये दास जो होते थे, ठीक है, दास व्यापार कहा जाता था, ठीक है ना। दास कौन होते थे, इनको खरीद करके ले जाते थे लोग। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, दास व्यापार, जो नीचे ये ढका हुआ है, आप बुक देखिएगा, बुक में से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो दास व्यापार कहा जाता था। यह औपनिवेशिक काल के बाद बहुत तेजी से बढ़ा था। अफ्रीका से, एशिया से दूर दूर से मजदूरों को खरीद करके ले जाया जाता था कि आपको अच्छे वेतन देंगे, ये देंगे, वो देंगे,
और ले जा करके अमेरिका के या यूरोप के बागानों में इन लोगों से काम कराए जाते हैं, और वो भी बहुत कम पैसे पे, है ना। इनकी स्थिति दिन पर दिन खराब होती जाती थी। तो चलिए अभी आगे और मिलेगा, देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दासों को। पुर्तगालियों, डचों, स्पेनिश लोगों व अंग्रेजों ने अफ्रीकी मूल निवासी, अब देखिएगा ये जो देश आप शुरुआत के देख रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारे औपनिवेशिक लोग हैं, जिन लोगों ने पूरे, जैसे यूरोप के लोग हैं, पूरे देशों पे शासन करने का काम किया इन लोगों ने। अफ्रीका मूल निवासियों को पकड़ा और उन्हें बलपूर्वक, याद रखिएगा बलपूर्वक, बागानों में श्रम हेतु नए खोजे गए अमेरिका में परिवहित किया। दास व्यापार 200 वर्षों से भी, याद रखिएगा 200 वर्षों से भी अधिक समय तक एक लाभदायक व्यापार रहा, जब तक यह 1792 में डेनमार्क, 1807 में ग्रेट ब्रिटेन और 1808 में संयुक्त राष्ट्र में संपूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर दिया गया। जब तक इसको समाप्त नहीं किया गया तब तक ये चीजें चलती रही। और आप देख रहे हैं दासों की स्थिति क्या है, देखिए ये आगे बंदूक लेकर के इन लोगों से, एक तो इनको जंजीरों में बांध करके रखा जाता था, या तो इनके पैरों में जंजीरें होती थी या तो इनके गले में जंजीरें होती थी कि ये कहीं जा ना पाए, और उसके बाद ही इनसे काम कराया जाता था। यहाँ आप देख सकते हैं इनके ऊपर कितनी ज्यादती की जा रही है। यहाँ ये इंसान नीचे गिरा हुआ है और इनको मारा जा रहा है इनके द्वारा। सभी के देखिए गले में पट्टे बंधे हुए हैं या सीकड़ बनी हुई है, और ये सीकड़ किसके हाथ में है, ये सीकड़ इनके हाथ में है जो लेकर के सबको चल रहे हैं। तो ये स्थिति हुआ करती थी उस समय गरीब किसानों की। औद्योगिक क्रांति के पश्चात कच्चे माल जैसे अनाज, मांस, ऊन की मांग भी बढ़ी, लेकिन विनिर्माण की वस्तुओं की तुलना में उनका मौद्रिक मूल्य घट गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राथमिक वस्तुओं का, यानी कच्चे मालों का उत्पादन करने वाले प्रदेश अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहे। अब कच्चे मालों को उत्पादन करने वाला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हुआ, और औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे के मुख्य ग्राहक बन गए। लेकिन हाँ, जो भी औद्योगिक राष्ट्र हैं वो एक दूसरे के लिए आपस में काम आने लगे। ठीक है, तो दासों की स्थिति संपूर्ण समाज के लिए बहुत उस समय दयनीय हुआ करती थी। जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें भी आप लोगों को दास प्रथा के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखिए, प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार राष्ट्रों ने व्यापार, कर और संख्यात्मक प्रतिबंध लगाए। अब यहाँ जब पहली बार व्यापार कर लगेगा तो यहीं से एक ऐसी चीज की उत्पत्ति होगी जो आपको बताएगा कि संपूर्ण विश्व में जो भी सदस्य देश हैं इनके बीच में संबंध कैसे होने चाहिए, किन चीजों का व्यापार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो वहीं से निर्माण होगा WTO का, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का। देखिए, विश्व युद्ध के बाद के समय के दौरान व्यापार व शुल्क हेतु सामान्य समझौता, किसे, गाट को यहाँ पे बनाया गया। जैसे संस्थाओं ने, जो कि बाद में चल करके क्या हो गया, WTO, बाद में इसी गाट को हमने क्या कर दिया, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हमने इसको क्या कर दिया, बना दिया, शुल्क को घटाने में सहायता की। यह ऐसे देशों का समूह था जो विश्व स्तर पे सभी को लेकर के चलेगा, सभी के लिए नियम कानून निर्धारित करने का, यानी व्यापार से संबंधित मुद्दों को ये देखेगा। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है। सॉरी जी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब आप लोग अब समझ ही गए होंगे कि एक देश अन्य देशों के साथ जब किसी वस्तु का आदान प्रदान करता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में कहलाता है। देखिए, यह विश्व की अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में लाभ, परिपूरकता व हस्तांतरणीयता के सिद्धांतों पर आधारित होता है, और सिद्धांतता यह व्यापारिक भागीदारों को समान रूप से लाभदायक होना चाहिए। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो व्यापारिक समूह हैं, जो भी व्यापारिक समूह हैं यहाँ पे, वह एक दूसरे के लिए क्या है, लाभान्वित का काम करते हैं। कोई भी व्यापार क्यों करता है भाई, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, अपने लाभ के लिए।
जो बेच रहा है वो भी लाभ प्राप्त करना चाहता है, जो खरीद रहा है वो भी लाभ प्राप्त करना चाहता है। तो लाभ के लिए ही हम क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। आधुनिक समय में व्यापार विश्व के आर्थिक संगठन का आधार है। यानी कि जो भी आप विश्व में इस समय प्रेजेंट टाइम में चीजें देख रहे हैं, उन सभी का आधार क्या है, व्यापार ही है। आधार मतलब कि शुरुआत हम व्यापार के रूप में ही करते हैं किसी भी चीज के। और यह राष्ट्रों की विदेश नीति से संबंधित है। इसमें अगर बहुत सारे देश शामिल हैं, ग्लोबल लेवल पे कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कर रहे हैं, तो ये राष्ट्रों की विदेश नीति है। हर देश दूसरे देश से क्यों जुड़ के रहना चाहता है, ताकि उसका अच्छा हो, है ना। तो इसीलिए देखिए, सुविकसित परिवहन तथा संचार प्रणाली से युक्त कोई भी देश, कोई भी ऐसा देश हो जो बहुत अच्छी हम कह लें परिवहन सुविधाएं जहाँ पे हो, संचार व्यवस्था बहुत अच्छी हो, जो पिछले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा संचार एवं परिवहन, तो जितना अच्छा होगा वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या भागीदारी उतनी ही अच्छी होगी और लाभ भी उतना ही अच्छा मिलेगा। लेकिन नहीं है तो एकदम बिल्कुल नहीं भी होगा, याद रखिएगा। सुविकसित परिवहन तथा संचार प्रणाली से युक्त कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी से मिलने वाले लाभों को छोड़ने का इच्छुक नहीं है, क्योंकि इनके ही द्वारा जहाँ पे परिवहन अच्छा होगा, जहाँ पे संचार अच्छा होगा, वहीं लाभ ज्यादा मिलेगा। अन्य देशों में जहाँ नहीं है तो वहाँ हम अपने वस्तुओं को पहुंचा नहीं सकते, तो लाभ कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्लोबल स्तर पे एक संस्था बनाई गई जिसका नाम है WTO, है ना। और ये पूरे संपूर्ण विश्व के विभिन्न देशों को लेकर के चलने के लिए व्यापार संबंधित नियमों का बनाती है और किन वस्तुओं का व्यापार किया जाए नहीं किया जाए ये बताती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार देख लीजिए क्या है। अब देखा जाए तो शॉर्टकट में पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसको डिस्क्राइब करता हूँ। राष्ट्रीय संसाधनों जैसे भौगोलिक संरचना, खनिज, जलवायु में विभिन्नता, जनसंख्या का कारण, संस्कृति कारक, जनसंख्या का आकार, आर्थिक विकास की व्यवस्था, विदेशी निवेश की सीमा तथा परिवहन व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख आधार होते हैं। यही हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार होते हैं। लेकिन अब इनको अगर हम मुख्य रूप से देखें तो क्या है, सबसे पहला आता है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। जो भी हम राष्ट्रीय स्तर पे देख रहे हैं संसाधन हर जगह भिन्न है। आप देखते हैं कि जापान में कुछ और होता है, चीन में कुछ और होता है, इंडिया में कुछ और होता है, अमेरिका में कुछ और होता है। यानी कि हर स्तर पे आप देखेंगे एक दूसरे में भिन्नता पाई जाती है ना। अब देखिए, भौतिक संरचना जैसे भूविज्ञान, कहीं की भूमि की बनावट अलग होगी, उच्चावच अलग होंगे, मृदा अलग होंगे, जलवायु अलग होंगी। तो ये विभिन्नताएं राष्ट्र के एक देश से दूसरे देश के रूप में जो वस्तुएं हैं उनमें भी क्या करती हैं, असमान रूप से विपरीत होती हैं, यानी अलग अलग होती हैं। अब का पहली चीजें देखिए, भौगोलिक संरचना खनिज संसाधन आधार को निर्धारित करती है और धरातलीय धरातली विभिन्नताएं फसलों व पशुओं की विविधता सुनिश्चित करती है। निम्न भूमियों में कृषि संभाव्यता अधिक होती है, पर्वत पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और पर्यटन को बढ़ावा करते हैं। भाई जहाँ पे देखते हैं आप बहुत अच्छे पहाड़, हरे भरे चीजें होती हैं, लोग घूमने फिरने ज्यादा आते हैं, तो वो लोगों को आकर्षण का केंद्र हैं। ऐसी चीजें लोगों के आकर्षण का केंद्र होती हैं। दूसरा, जो खनिज संसाधन है, मान लीजिए आपके यहाँ से जो चीजें पृथ्वी के अंदर से निकाली जा रही हैं, जिनमें हो सकते हैं तेल, कोई धातु हो सकती है, कोई मेटल हो सकता है ना। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे कि एक तरह से विश्व व्यापार के लिए बहुत ज्यादा यानी कि जरूरी है। संपूर्ण विश्व असमान रूप से वितरित है। खनिज संसाधनों की उपलब्धता औद्योगिक विकास का आधार प्रदान करती है। अगला देखिए, जलवायु किसी दिए हुए क्षेत्र में जीवित रह जाने वाले पादपों व अन्य वन्यजात के प्रकार को प्रभावित करती है। यह विभिन्न उत्पादों की विविधता को सुनिश्चित करती है। उदाहरणतः ऊन उत्पादन ठंडे क्षेत्रों में ही होते हैं। सॉरी जी। ऊन उत्पादन ठंडे क्षेत्रों में क्यों होते हैं? क्योंकि ठंडे क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवरों के बालों से ही ऊन बनाया जाता है। या फिर अगर आप चले जाएं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां
तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आप देखेंगे केला, रबड़, कहवा ये उष्णकटिबंधों में ही उगाए जाते हैं, ये ठंडे जगहों पे नहीं उगाए जाएंगे। तो ये जलवायु भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के व्यापार के लिए। ठीक है, आगे देखिए। जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण कारक है। मान लीजिए कहीं 4 लोग रहते हैं तो वहाँ हम बहुत ज़्यादा सामान अपना ले जाके बेच नहीं सकते। तो इस पूरे विश्व में आप देख सकते हैं ये जो पूरे विश्व का नक्शा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में जहाँ पे होगी पॉपुलेशन जनसंख्या, उसी जनसंख्या में हम क्या करेंगे कि देखिए चीन जानता है कि भारत एक ग्लोबल देश है। तो यहाँ हम अपने बाजार सामानों को सस्ते में बेचेंगे तो एक के बदले 10 लोग खरीदेंगे, और जब 10 लोग खरीदेंगे तो हमारा जो व्यापार होगा खुद बढ़ेगा। हम किसी देश में ले जाके एक बेचें और किसी देश में भला ही कम पैसे में बेच रहे हैं लेकिन 10 बिक रहा है, तो वो ज़्यादा जरूरी है ना 10 बिकना। ठीक है, देखिए जनसंख्या। विभिन्न देशों में जनसंख्या का आकार, वितरण व उसकी विविधता व्यापार की वस्तुओं के प्रकार और मात्रा को प्रभावित करता है, जैसा कि आप दूसरे चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है ना, जनसंख्या का वितरण। अब इसमें कौन कौन से कारक होते हैं? पहला होता है सांस्कृतिक कारक, यानी कि वहाँ की संस्कृति कैसी है। विशिष्ट संस्कृतियों में कला तथा शिल्प के विभिन्न रूप विकसित हैं जिन्हें विश्व भर में सराहा जाता है। उदाहरण स्वरूप चीन, यहाँ पे हम चीन ले लें, द्वारा उत्पादित उत्तम कोच के पार्सिलन यानी चीनी मिट्टी का बर्तन, पहला चीज। जो ब्रोकेड यानी कि हम किम खाब जरीदार या बूटेदार कपड़ा जो रेशम से किया जाता है। ईरान के कालीन प्रसिद्ध हैं, जबकि उत्तरी अफ्रीका के चमड़े का काम और इंडोनेशिया की बटिक रिच वाला वस्त्र बहुमूल्य शिल्प है। यानी हर देश की कुछ ना कुछ चीजें फेमस होती हैं, वो उन फेमस चीजों की यहाँ पे बता रहा है कि वो उसी देश की ही चीजें हैं, बस अन्य देश में वो चीज होंगे तो भी उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं रहेंगे। दूसरा है जनसंख्या का आकार, किस क्षेत्र में कितना जनसंख्या है ये भी प्रभावित करता है। देखिए सघन बसाव वाले क्षेत्रों में आंतरिक व्यापार अधिक है, जबकि बहु व्यापार कम परिणाम वाले देश होते हैं, क्योंकि कृषि और औद्योगिक उत्पादों का अधिकांश भाग स्थानीय बाजारों में ही खप जाता है। जनसंख्या का जीवन स्तर बेहतर गुणवत्ता वाले आयातित उत्पादों की मांग को निर्धारित करता है, क्योंकि निम्न स्तर जीवन स्तर के साथ केवल कुछ लोग ही महंगे आयातित वस्तुएं खरीद पाने में समर्थ होते हैं। जैसा कि आप देखते हैं शुरू शुरू में जो भारत के किसान वर्ग थे, जो बड़े बड़े किसान वर्ग थे, वो ज़्यादा धनी हुआ करते थे, तो वो चीज़ों को खरीदने में ज़्यादा आगे रहते थे, क्योंकि जिनके पास पैसा रहेगा वही तो महंगी चीज़ों को खरीद पाएंगे। जिनके पास घर चलाने के पैसे नहीं है वो महंगी चीज़ों को क्यों खरीदेंगे? वो तो पहले अपना प्रबंध करेंगे किन चीज़ों के लिए? अपनी चीज़ों को खाने पीने में, है ना? समझ में आ रहा है? तो इसीलिए विदेश से शुरू शुरू में वही लोग जुड़े जिनके पास पैसे थे। तो हम लोगों ने आज यहाँ तक, यानी कि जनसंख्या के कारक तक विश्व व्यापार किस रूप में होता है यहाँ तक देखा, और आगे के रूप में हम लोग देखेंगे। देखिए हम लोगों ने देखा आज परिभाषा, हम लोगों ने अभी आगे बहुत ही ज़्यादा आपके लगभग 10-15 MCQ क्वेश्चन हैं, उनको जरूर देखिएगा। परिभाषा आपने देखा, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपने देखा। अभी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए ये आपके होमवर्क के लिए मैंने आप लोगों को दिया है, आप इसे घर से करेंगे नहीं। अगर आंसर समझ में आया तो मैं आप लोगों को आंसर जरूर बताऊंगा। वस्तुओं और सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान क्या कहलाता है? अभी आप लोगों ने देखा। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? विश्व का सबसे बड़ा व्यापारी पूछा गया है। गैट को किस वर्ष में व्यापार संगठन में रूपांतरित किया गया? ठीक है, फिर इसके बाद देखिए अगला, तो अगला है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय किस नगर में है? अभी तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में आप लोगों को नहीं बताया गया, आगे चैप्टर में आएंगे। फिर है असम राज्य का जान बील मेला, संभवतः भारत का एकमात्र मेला है जो जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है?
प्राचीन समय में रेशम व्यापारिक मार्ग जोड़ता था, किसको किसको जोड़ता था। फिर आप देखेंगे कि जो हमारा 17वीं और 18वीं शताब्दी में किन लोगों के द्वारा दास व्यापार किया जाता था, इसके प्रश्न आप लोग को आई थिंक पता होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है। फिर था विश्व व्यापार में किस वस्तु समूह का मूल्य सर्वाधिक था। तो ये आपके लिए होमवर्क में प्रश्न है, आप इनको करेंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो अगले लेक्चर में मैं आप लोग को इसका आंसर पूर्ववत की तरह में दूंगा, जैसे पहले आप लोग को हर क्लास की आंसर दिए गए हैं। तो आसियान व्यापार समूह में निम्न में से कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है। ये सारी चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी चीज़ें आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इनको जरूर अच्छे से देखिएगा। देखिए 8 अगस्त को जो क्लास गई थी पॉलिटिकल साइंस की, उसके आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये उसके आंसर हैं। 8 अगस्त की ये आंसर हैं पॉलिटिकल साइंस के, तो आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिएगा। और ऐसे ही मैं आपको जो आज क्वेश्चन पूछे गए इसके अगले लेक्चर में दे दूंगा। ये हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन, आप लोगों ने देखा शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, कि व्यापार से क्या आशय है, यह दोनों पक्षों के लिए लाभदायक है। हाँ, तो बिल्कुल लाभदायक होता है, चाहे जो बेचने वाला रहे चाहे जो खरीदने वाला भी। मैंने आप लोगों को बताया था कि सभी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। देखेंगे आप, आर्थिक विकास की प्रावस्था को स्पष्ट कीजिए, अभी आप लोगों से पूछा गया था पीछे। आर्थिक विकास की प्रावस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार कैसे बनी, तो उसका यहाँ पे सारा आंसर है। फिर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकारों की विवेचना कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय कितने प्रकार के व्यापार होते हैं उनको बताना है। तो देखा था आपने कि 2 प्रकार से होते हैं, द्विपक्षीय बहुपक्षीय। उन दोनों पक्षों को यानी कि बहुपक्षीय और द्विपक्षीय को हम लोग लेकर के करेंगे। देखिए जैसे कि आप लोगों से पूछा गया था, तो 2 पक्षों में है, एक यहाँ एक यहाँ। इन दोनों को आप देख लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अगली क्लास जो होगी लेक्चर नंबर जो होगा लेक्चर नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। तो देखना ना भूलें आगे आने वाले लेक्चर को, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में होगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये है QR कोड आपके स्टडी भारत आर्ट्स के टेलीग्राम चैनल के, जहाँ से आप लोगों को मिलते हैं बिल्कुल फ्री में सारे PDF आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। यानी आप यहाँ जा कर के कोई भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके भी लेक्चर आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। यहाँ जितने भी क्लास आपके गए हैं सभी के लेक्चर आपको इस यूट्यूब चैनल के आपको टेलीग्राम चैनल यानी स्टडी भारत आर्ट्स पे मिलेंगे बिल्कुल फ्री में। कोई भी कास्ट नहीं है, कोई भी पैसे नहीं है, ये आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। तो आप वहाँ जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखना ना भूलें अपने इस प्यारे से लेक्चर को, और अन्य दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। जो भी बिहार के ऐसे छात्र हैं जिन्हें अच्छे नोट्स चाहिए, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं हैं, उनके पास संसाधन नहीं है, तो आप उन तक इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। अपने स्कूल में, अपने दोस्त को, अपने कोचिंग में, सभी को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो यूट्यूब के डिटेल में मेरा नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर, और सारे सोशल मीडिया अकाउंट के नंबर वहाँ पे हैं। आप कहीं भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और जो भी आपकी बातें हैं आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि नोट्स बनाने में और चीज़ों को सिर्फ आगे बढ़ाने में मत रहिए। सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है रिवीजन करना। एक चीज़ों को 10 बार पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अच्छे से सक्सेस हों। नोट्स बनाने में कम से कम समय दीजिए, कोशिश कीजिए कि जो वीडियो आप देख रहे हैं उसी समय आप उसका नोट्स बना लें, बुक के रूप में, लेक्चर को बुक में अंडरलाइन करके। कॉपी में अलग से लिखने पे काफ़ी समय व्यस्त होता है, और वो टाइम आप नोट्स जो बना रहे हो ना, वो नोट्स आप कभी भी देखिएगा पूरा रीडिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि 2 बुक्स के नोट्स बनाने में कम से कम 200-400 पेज हो जाएंगे, फिर आप उसे पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए सबसे अच्छा है बुक में अंडरलाइन कीजिए और उसे पढ़िए। तो प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद, शुभ दिन हो आपका।